नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो ब्यूरोक्रेसी और सरकार की कई सारी खबरें हैं। चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को हर कोई जानता है। आईपीएल के जरिए वो घर घर में जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं। लेकिन इधर दो बड़े ऐसे घटनाक्रम हुए जिसके चलते वो काफ़ी चर्चा में हैं। पहला घटनाक्रम ये है कि उनका समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के साथ सगाई होना, और दूसरा मामला ये है कि वो यूपी में उत्तर प्रदेश में खेल कोटे से बीएसए पद पर नियुक्त किए जाएंगे। सरकार ने इसका ऐलान किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार का ऐलान जल्दबाजी में हो गया और रिंकू सिंह की नौकरी उत्तर प्रदेश में फंसती नजर आ रही है। हालांकि ये मामला राजनीतिक नहीं है, ये तकनीकी है, लेकिन चूंकि अब वो एक सांसद से शादी कर रहे हैं तो लोगों को तमाम तरह की बात करने का मौका मिल सकता है। हम आपको उन तथ्यों को बताएंगे जिसमें राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वालों को सरकारी नौकरी राजपत्रित पद पर देती है। उसके लिए बाकायदा नियमावली बनी हुई है। योगी सरकार ने पिछले दिनों 6 खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन उसमें से रिंकू सिंह की जो शैक्षिक योग्यता है वो बाधा बन रही है। रिंकू सिंह के मामले में सरकार ने उनको बीएसए बनाने का ऐलान किया था, लेकिन उसके लिए जो डिग्री चाहिए वो पोस्ट ग्रेजुएट की होनी चाहिए, और रिंकू सिंह के पास अभी उतनी लंबी चौड़ी डिग्री नहीं है। क्रिकेट में तो उन्होंने बहुत नाम कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया। राजनीति में भी वो संसद सदस्य से शादी करने जा रहे हैं। एक साथ कई चीज़ें उनके जीवन में आई हैं। उनको बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद भी ऑफर हुआ है, लेकिन ये तीसरा वाले मामले में पेच फंस गया। उनके खेल में तो कोई समस्या नहीं है, ना उनके विवाह में कोई अड़चन है, लेकिन नौकरी में उनकी शिक्षा बाधा बनी है। पहले मैं आपको बताऊं कि पैरा ओलंपियन है परवीन कुमार और हॉकी खिलाड़ी है राजकुमार पाल। इन लोगों को भी रिंकू सिंह के साथ ही राजपत्रित अधिकारी बनाने का ऐलान किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिसमें इन दोनों को पुलिस विभाग में डीएसपी यानी सीओ का पद का प्रस्ताव दिया गया है, और इनकी शैक्षिक योग्यता भी स्नातक है और ये उस अर्हता को पूरा करते हैं। दूसरे एक एथलीट है अजीत सिंह और सिमरन शर्मा। इनको जिला पंचायत राज अधिकारी बनाया जाएगा। इसकी भी योग्यता स्नातक है, ग्रेजुएट है। प्रीति पाल को वीडियो बनाया जाएगा और किरण बालियान को क्षेत्रीय वन संरक्षक का पद दिया गया है। लेकिन ये सब लोग अपनी अपनी योग्यताओं पर हैं, पर रिंकू सिंह के मामले में बीएसए बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि एमए पास होना चाहिए। चाहे एमएससी हो, एमए हो, एमकॉम हो, कोई मास्टर डिग्री होनी चाहिए। लेकिन रिंकू सिंह अभी 10वीं कक्षा में ही हैं, यानी कि वो 10वीं भी पास नहीं है। केकेआर की टीम से खेलते हैं आईपीएल में, जिसकी बहुत चर्चा है पूरे देश में, और रिंकू सिंह के पास बहुत भारी भरकम पैकेज है 13 करोड़ का आईपीएल सीजन का। तो ये बहुत बड़ा पैकेज है उनके लिए। नौकरी कोई बहुत मायने नहीं रखती है, लेकिन चूंकि सरकार ने ऑफर किया है और वो अभी उस योग्यता में फिट नहीं हो पाते। जो सरकार की नियमावली है उसमें ये व्यवस्था है कि जिस दिन से वो व्यक्ति उस पद पर ज्वाइन करेगा उस दिन से 7 साल के भीतर वो शैक्षिक योग्यता भी अगर पूरी कर ले तब भी उसकी नौकरी वैध मानी जाएगी। अब रिंकू सिंह अभी 10वां पास नहीं है। 10वां पास करेंगे, फिर 2 साल में इंटर करेंगे, फिर 3 साल में बीए करेंगे, फिर 2 साल में एमए करेंगे, तो 8-9 साल तो इसी में चला जाएगा। और सरकार 7 साल की छूट देती है, तो वो शैक्षिक योग्यता पूरी करके बीएसए बन पाएंगे। अब ये बहुत कठिन है। इसी दौरान शादी ब्याह का भी मामला है। जिसकी शादी तय हो जाती है उसका पढ़ाई में मन कहाँ लगता है।
तो ये भी एक आध साल खराब है समझो। सरकार को अगर रिंकू सिंह को नौकरी पर रखना है तो फिर नियमों में और शिथिलीकरण करना पड़ेगा। अब यह उस पर निर्भर करता है कि वो रिंकू सिंह का समायोजन चाहती है, नियमावली में बदलाव कर पाएगी या नहीं, और क्या रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी को स्वीकार करेंगे कि नहीं। पहले एक पिक्चर आई थी हीरो हीरा लाल। उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसे ही हीरो हैं और उनका नाम भी हीरा लाल है। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे ईमानदार अफसर भी हैं जिनको आप हीरो कह सकते हैं, और हीरा लाल भी उसी कैटेगरी के अफसर हैं। सरकार अफसरों से ईमानदार होने की उम्मीद करती है और ये कहती है कि वो पारदर्शी सिस्टम को अपनाएं। इसकी हिदायत रोज जाती है, लेकिन अफसर सरकार की नीति पे अमल करे तो मंत्री की आंख की किरकिरी बन जाता है। ऐसा लगता है कि सरकार ने अफसरों को तो ईमानदारी की बात पढ़ाया, लेकिन मंत्रियों को पढ़ाना भूल गई। अब मामला उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग का है, जहां के मंत्री हैं जेपीएस राठौर, और मंत्री की नाराजगी के चलते कोऑपरेटिव विभाग में तीसरी बार एक सीनियर आईएएस अफसर को हटाया गया है। रजिस्ट्रार के पद से हटाया गया है और उस पद पर थे हीरा लाल। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मंत्री जेपीएस राठौर की अपने विभाग के रजिस्ट्रार के साथ नहीं बनी है। इसके पहले भी वो 3 आईएएस अफसरों को हटवा चुके हैं और ये तीनों आईएएस अफसर मंत्री के साथ काफ़ी बहसबाजी चल रही थी, और कहा जाए तो बैठकों का इन्होंने एक दूसरे के बहिष्कार कर रखा था। सरकार के सामने चुनौती यह है कि वो एक हटा के दूसरा देती है, उससे मंत्री की ठन जाती है, दूसरी जगह तीसरा आता है उससे ठन जाती है, और चौथा आता है फिर ठन जाती है। तो एक के बाद एक लोग पद गंवा रहे हैं और विभाग की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें एक चीज़ और है कि जेपीएस राठौर ने जिन तीनों रजिस्ट्रारों को हटवाया उसमें मात्र बीएन सिंह एक ऐसे भाग्यशाली अफसर रहे जिनको सरकार ने और उससे महत्वपूर्ण पद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद पर बैठाया। बाकी सरकार मंत्री की सिफारिश के अनुसार बेहद अफसरों से नाराज रही और उन्हें संट कर दिया। बीएल मीना आज पिछले 1.5 साल से किनारे हैं, उद्यान विभाग में एसीएस बने बैठे हैं। हीरा लाल को भी नाराजगी के बाद एकीकरण जैसे महत्वहीन विभाग में सरकार ने भेजा है। तो रजिस्ट्रार का पद उत्तर प्रदेश में अफसरों के लिए एक अभिशाप की तरह हो गया है। सरकार अफसरों से कहती है ईमानदार रहो, लेकिन जब वो विभाग में जाकर ईमानदारी करते हैं तो उनको संरक्षण नहीं देती है, फिर उनकी गर्दन काट देती है और उनके मनोबल को तोड़ देती है। ब्यूरोक्रेसी में पिछले दिनों तबादले हुए जिसमें हीरा लाल को रजिस्ट्रार पद से हटा दिया गया है। उन्हें राष्ट्रीय एकीकरण का सचिव बनाया गया है, जिसको ये माना जाता है कि सरकार जिससे नाराज होती है उसको इस महत्वहीन पद पर भेज देती है। ये सजा का पद है जो अफसरों को दिया जाता है। 45 दिन में हीरा लाल ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको कोऑपरेटिव विभाग से हटाना पड़ा। बताया जाता है कि 3000 सोसाइटियों में कंप्यूटर खरीदे गए थे जिनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था ठीक से, और इसके बाद सरकार चाहती थी कि 3000 और कंप्यूटर खरीद लिए जाएं, जिसको हीरा लाल ने मना कर दिया। मतभेद इसी कारण आए। रजिस्ट्रार मंत्री की बैठक में नहीं जाते थे, ये भी एक 45 दिन में खेल शुरू हो गया। तनातनी का एक माहौल आ गया, विभाग में पैदा हो गया था। ऐसे में मंत्री ने अपनी शक्ति का फिर प्रयोग किया और हीरा लाल को हीरो से जीरो बना दिया। जिस अफसर की ईमानदारी पर उसको इनाम मिलना चाहिए था उसको सजा दे दी गई और उन्हें एक मृतप्राय विभाग में भेज दिया गया। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो राज्य सेवा से प्रमोशन पाकर जो लोग आईएएस बनते हैं उनमें ईमानदारी के गुण बहुत कम होते हैं। गिनती के जो लोग हैं, अगर उन लोगों के साथ भी सरकार उचित व्यवहार नहीं करेगी तो स्वाभाविक है
कि जो उनके अंदर ईमानदारी का गुण था वो समाप्त होगा, मनोबल गिरेगा और सरकारी सेवा के प्रति जो अनिच्छा है वो ज़्यादा प्रबल होगी, जागृत होगी। काम करने वालों को हमेशा इनाम मिलना चाहिए। अगर किसी की नाराज़गी किसी से है तो सरकार को चाहिए उसको दूसरे विभाग में कर दे, लेकिन उसके सम्मान का पूरा ध्यान रखे, क्योंकि ये सिर्फ एक अफसर का मामला नहीं है, इससे पूरे कैडर को एक मैसेज जाता है, निराशा छाती है। ऐसे हालातों में बस यही कहा जा सकता है आज कि अगर ईमानदार बनोगे तो हीरा लाल बन जाओगे, इसलिए सोच समझकर ईमानदारी करना। अब एक बहुत रोचक खबर, एक ऐसी खबर जो पूरे देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो अजीब असमंजस के दौर से गुजर रही है। भाजपा ना तो प्रदेश अध्यक्ष चुन पा रही है और ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष। हालांकि बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी में नए अध्यक्ष को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है, चयन हो चुका है और किसी भी दिन नाम आ जाएगा। लेकिन आज हम आपको इस बात को बताते हैं कि जिन नामों को लेकर आप कयासबाजी में उलझे हैं, उन नामों के इतर भी कोई नया नाम देकर बीजेपी आपको चौंका सकती है। वैसे बीजेपी में किसी को कोई पद देने में, अध्यक्ष बनाने में, बदलने में कभी इतना वक्त नहीं लगा। ऐसा क्या है कि उत्तर प्रदेश में पिछले अक्टूबर से ये प्रक्रिया चल रही है, 10 महीना हो गया। इतना असमंजस क्यों है? क्या कोई बड़ा परिवर्तन होना है? क्या सरकार में कुछ मंत्री इधर से उधर होने हैं? क्या खाली बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदलना है या डिप्टी सीएम भी बदला जाना है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिस तरह से अब ये फोकस बढ़ा है और पीडीए का मामला लोकसभा चुनाव में गरमाया है, उसके बाद से भाजपा लगातार ओबीसी और दलित समाज के लोगों पर पद देने से लेकर, सम्मान बढ़ाने से लेकर उनके बीच काम कर रही है। ऐसे में क्या डिप्टी सीएम बदले जाएंगे उत्तर प्रदेश में? कुछ नए डिप्टी सीएम बनेंगे और प्रदेश अध्यक्ष वही रहेंगे या कोई नया आएगा? और भूपेंद्र चौधरी का कद पार्टी बढ़ाएगी उत्तर प्रदेश में या केंद्र में? ये कुछ नई चीज़ें आपके सामने आएंगी। पहले यह है कि जो लोग रेस में हैं उनमें भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ धर्मपाल सिंह, बीएल वर्मा और साध्वी निरंजन ज्योति, स्वतंत्र देव सिंह, इन सब का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। साध्वी निरंजन ज्योति अचानक से आई हैं, चूँकि वो फतेहपुर से चुनाव हार गई हैं, पहले केंद्रीय मंत्री रही हैं, ओबीसी वर्ग में है और कहा जाए तो उनका नाम अभी तक चर्चा में नहीं था। वो चौंकाने वाला नाम हो सकती है। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में सरकार में भी बदलाव होगा। इसी वजह से ये सारे फैसले रुके हुए हैं। मंथन काफ़ी बड़े पैमाने पर है। नाम क्लियर होना होता तो हो जाता, प्रदेश अध्यक्ष बदलना होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है कि डिप्टी सीएम के रूप में भी बदलाव सरकार में होगा। और अगर केशव मौर्य दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाएं तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी, लेकिन वो डिप्टी सीएम रहते ही प्रदेश अध्यक्ष पद स्वीकार करेंगे। बीजेपी ये कहती है कि एक व्यक्ति एक पद, लेकिन मौर्य एक बार पहले अध्यक्ष रह चुके हैं और उसके बाद वो डिप्टी सीएम बने थे। अब अगर डिप्टी सीएम से हटाकर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा तो फिर ये राजनीतिक नफा और नुकसान करने वाले लोग सामने आ जाएंगे। भूपेंद्र चौधरी के बारे में दिल्ली के सूत्र ये कहते हैं कि उनका कद बढ़ाया जा सकता है। तो क्या भूपेंद्र चौधरी सरकार में जाएंगे और कोई बहुत महत्वपूर्ण पद हासिल करेंगे या वो केंद्र में जाएंगे? अगर वो सरकार में समायोजित नहीं हुए तो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला निर्णय उन्हीं के ऊपर होगा। आप ये देखिएगा, कहीं वो दोबारा प्रदेश अध्यक्ष न बन जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 5 देशों की यात्रा पर हैं, उनके सामने बात आई थी, वह 8 दिन बाद अब स्वदेश लौटेंगे
इस दौरान केंद्रीय स्तर पर मंथन पूरा हो चुका होगा और नाम भी आपको बता दूं फाइनल हो गए हैं। पीएम की दौरे के बाद उत्तर प्रदेश में कई बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। संगठन और सरकार में भी परिवर्तन होंगे, अध्यक्ष और डिप्टी सीएम दोनों पदों पर भी बदलाव होंगे और किसको क्या मिलेगा ये इस महीने स्पष्ट हो जाएगा। तो बीजेपी जैसी पार्टी अगर इतना समय ले रही है तो उसको मालूम है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और यूपी में फूंक फूंक कर कदम रखना है। 75 साल वाले मंत्रियों की रुखसती का भी ये समय है और नए लोगों के इंडक्शन का भी वक्त है। तो देखिए कितने बड़े बदलाव प्रतीक्षा में हैं और इसी जुलाई महीने में ये सब आपके सामने होंगे। अब एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई खबर। योगी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उसने ये कहा था कि अब किसी को सेवा विस्तार नहीं मिलेगा। सरकार के 8 साल पूरे हो गए, लेकिन एक अफसर ऐसा है जिसने 8 साल में 7 बार सेवा विस्तार लिया। तो जिस संकल्प की बात थी वो संकल्प तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन 8वीं बार उसको सेवा विस्तार नहीं मिल पाया। यानी कि वो सरकार के साथ साथ सेवा विस्तार पर चल रहे थे। उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसर हैं अरुण वीर सिंह। अरुण वीर सिंह को सरकार ने 8वीं बार सेवा विस्तार नहीं दिया है और वो यमुना अथॉरिटी के सीईओ पद से अब रिटायर हो गए हैं। उन्हें आखिरकार इस पद से जाना पड़ा है। उनकी जगह राकेश कुमार सिंह अब नए सीईओ बनाए गए हैं और वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी सीईओ हैं। तो कुल मिलाकर अरुण वीर सिंह जिस बहाने से बार बार सेवा विस्तार ले रहे थे वो बहाना था जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने का। सरकार ये चाहती थी कि जो अफसर शुरू से इसमें लगा है वही इसको पूरा करावे। 31 मार्च 2025 में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होना था, लेकिन वो लेट हो गया प्रोजेक्ट। हम जुलाई में खड़े हैं, अभी उद्घाटन नहीं हो पाया। अब ये माना जा रहा है कि साल के आखिरी तक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अरुण वीर सिंह को बार बार सेवा विस्तार देने से सरकार के संकल्प के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत ज़्यादा नाराजगी थी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के स्तर पर भी इस मामले को लेकर कई बार मुख्यमंत्री के सामने रखा गया। तो अरुण वीर सिंह लगभग 3.5 साल तक नौकरी से रिटायर होने के बाद नौकरी करते रहे। अब उनको घर जाना पड़ा है। यमुना अथॉरिटी प्रदेश की सबसे कमाऊ और मालदार अथॉरिटी है। अब वहाँ पर एक रिटायर अफसर बैठा था तो स्वाभाविक है कि जो लखनऊ से घुड़ुक दे, जो गुर्राएगा आदमी डर जाएगा, कहेगा साहब नौकरी चलती रहने दो, जो काम है करा लो। अरुण वीर सिंह इसी सहजता और सरलता के चलते बने रहे और 10 सालों तक वो इस अथॉरिटी में रहे। कोई मामूली बात नहीं है। एक बार जो पश्चिम जाता है वो लौट के आना भी नहीं चाहता, क्योंकि असली सब माल तो वहीं है। देखिए पावर भी वहीं है, बड़े बड़े लोग भी वहीं दिल्ली के इलाके में रहते हैं। पहले वहीं एसीईओ रहे, फिर वहाँ सीईओ हो गए। 10 साल कोई अफसर सोच नहीं सकता है। उनके बाद अब नए सीईओ आए हैं राकेश कुमार सिंह। वैसे राकेश कुमार सिंह की भी नौकरी ज़्यादा बची नहीं है, वो मात्र 3 महीना बची है। इसी सितंबर माह में राकेश कुमार सिंह का रिटायरमेंट है। लेकिन अब आप ये फिर सोचिए कि कोई सरकार इतने कम समय के लिए किसी व्यक्ति को इतने महत्वपूर्ण पद पर क्यों तैनात करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस अरुण वीर सिंह के साथ जो समस्या चल रही थी वही चुनौती फिर आने वाली है। अब राकेश सिंह सेवा विस्तार वाले अगले अफसर बनेंगे। उनको भी अब 1.5-2 साल मान के चलो कि अब कोई हटा नहीं पाएगा। राकेश सिंह तो वो अफसर हैं जो 4 साल मुरादाबाद के डीएम रहे, गाजियाबाद में डीएम और बीसी दोनों पद पे रहे, कानपुर में रहे। योगी सरकार जब से आई है वो एक भी दिन डीएम पद से नहीं उतरे नीचे। बहुत पावरफुल अफसर हैं राकेश कुमार सिंह। अब वो इस पद पर गए हैं तो 1.5-2 साल की फुर्सत, 3 महीना में रिटायरमेंट जरूर है। 3 महीना तो किसी विभाग की कार्यशैली जानने में लग जाएगा। एनसीआर में
उतनी देर में तो रिटायर हो जाए, इसके लिए थोड़ी सरकार ने पोस्ट किया है। पूरा आशीर्वाद देके और गिलास में घी पिला के भेजा है कि पूरी ताकत से मजबूती से बैठना है। तो राकेश सिंह अब अगले सेवा विस्तार वाले नए अफसर होंगे यमुना अथॉरिटी में। हालांकि चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने इस बात का लगातार विरोध किया कि किसी व्यक्ति को इतना सेवा विस्तार न दिया जाए जिससे और सारे लोग निराश हो जाएं, क्योंकि नए अफसर भी उतनी ही काबिलियत रखते हैं। लेकिन अब मनोज कुमार सिंह का खुद का इसी महीने रिटायरमेंट है। अब वो क्या लड़ पाएंगे आगे? एक से एक दिग्गज लगे थे डायरेक्ट सर्विस के अफसर कि हमको वहाँ बनने का मौका मिल जाए। उसमें एक नाम आपको बताऊं कि जो सचिव थे आवास में, अभिषेक प्रकाश, जिनके ऊपर मुकदमा हो गया घूसखोरी कांड में, वो भी इस पद के लिए बड़े लालायित थे। बड़ी उन्होंने कोशिशें की, लेकिन उनका बदनामी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब राकेश सिंह ने बाजी मार ली है। वो मुख्यमंत्री के सचिव हो गए थे। ये माना जा रहा था कि अब यहीं से पंचम तल से वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने पलट दिया पूरा मामला। लोग चौंक गए हैं। भाई किस्मत की बात है, लेकिन अब लोग तैयार हो जाएं कि सेवा विस्तार का यह सिलसिला यमुना अथॉरिटी के साथ अभी कुछ और सालों तक चलता रहेगा। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते सबकी अपनी किस्मत है। राजा कभी रंक हो जाते हैं, रंक अपनी मेहनत से कभी राजा बन जाते हैं। ये तो वक्त वक्त की बात है। तो राकेश कुमार सिंह की किस्मत अगर चमक रही है तो बहुत सारे लोगों को रंज हो सकता है, इससे किसी को कोई शिकायत नहीं है। फिलहाल मुनव्वर राना साहब का ये शेर सुनिए जो इस पोस्टिंग से काफ़ी तालमेल दिखाएगा आपको कि कागज़ के बने ताजमहल बेच रहे हैं, जो बाग के मालिक थे फल बेच रहे हैं। और क्या दाम लगेंगे मोहब्बत के नहीं मालूम, इस चीज़ को हम पहले पहल बेच रहे हैं। और खा के वतन देख तो ले आँख उठाकर कि रोटी के लिए मीर यहाँ पर गजल बेच रहे हैं। नमस्कार।